हम लोग देखते हैं समांतर क्रम में संयोजन। गुड मॉर्निंग क्लास। फिजिक्स के कक्षा 12 में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। अब हम लोग देखेंगे समांतर क्रम में क्या है प्रतिरोधों का संयोजन, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग क्या है जानेंगे। तो यहाँ देखिए, समांतर क्रम में संयोजन के लिए प्रतिरोध को क्या है, सभी प्रतिरोधों का है ना, सभी प्रतिरोधों का संबंध एक बिंदु से तथा दूसरे सिरों का संबंध एक दूसरे बिंदु B से कर दिया जाता है। तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक सेल जोड़ देते हैं। इस प्रकार समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है, किंतु प्रवाहित होने वाली धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि चित्र में आप सभी को दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए चित्र। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था संधारित्र का समांतर क्रम में संयोजन सेम टू सेम। यहाँ पे क्या है प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए तीन प्रतिरोध, अलग अलग प्रतिरोध R1, R2 और R3, जिनके क्या है पहले सिरे का संबंध एक बिंदु A से तथा दूसरे सिरे का संबंध एक दूसरे बिंदु B से कर दिया गया है। इसमें और बिंदु A और B के बीच एक सेल का संबंध कर दिया गया है। तो इसमें क्या है I धारा क्या है प्रवाहित होने लगती है। तो जब I धारा क्या है बिंदु A की पर पहुंचती है तो यह तीन अलग अलग भागों में क्या है विभाजित हो जाती है। पहले वाले प्रतिरोध में जा रहा है धारा I1, दूसरे वाले प्रतिरोध R2 में जा रहा है धारा I2 और तीसरे वाले प्रतिरोध R3 में जा रहा है धारा I3। इस प्रकार क्या है ये तीनों बिंदु B पे जाके आपस में मिलती है तथा पुनः I धारा का निर्माण कर लेती है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध का चित्र देखें तो ये हो जाएगा, तीनों को जोड़ने पर अगर प्रतिरोध RP है तो ये इस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम बनेगा। हम लोग को पता है बिंदु A और B के बीच विभवांतर क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, अर्थात V। मान लो A और B के मध्य विभवांतर V है, अतः ओम के नियम से हमें पता है V प्रोपोर्शनल टू RI। चूँकि यहाँ धारा I1, I2 और I3 है, अतः I1 इज इक्वल टू V अपान R1 और I2 इज इक्वल टू V अपान R2 और I3 इज इक्वल टू V अपान R3 होगा। अब समीकरण 1 में है ना हम लोग मान रखेंगे, क्यों? समीकरण 1 क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जो धारा है वह क्या है I1, I2, I3 में बढ़ रहा है। तो इसमें वैल्यू को पुट आउट करने पर ये क्या हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू, I का भी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा V1R इज इक्वल टू V1R1 प्लस V2R2 प्लस V3R3। V को सभी से उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये क्या होगा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, ये आपने कई बार इसे पढ़ चुका है, ये प्रैक्टिस भी हो गई है, तो 10वीं में भी इसे पढ़ा था, तो ये क्या है आपके लिए बहुत इजी है। ठीक, इस प्रकार से हमने समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन को जाना, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन को जाना। अब प्रतिरोध क्या है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओमीय प्रतिरोध और दूसरा होता है अनओमीय प्रतिरोध। हम लोग देखेंगे ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओम का नियम प्रकृति का मूल नियम नहीं है, किंतु सामान्यतः कई पदार्थ होते हैं जो इस नियम का पालन करते हैं।
कई स्थितियों में क्या है, ओम का नियम लागू नहीं होता। अतः विद्युत परिपथ को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है ओमीय प्रतिरोध और दूसरा होता है अनओमीय प्रतिरोध। तो ओमीय प्रतिरोध क्या होता है? जिस प्रतिरोध में ओम के नियम की पालन होती है उसे क्या कहते हैं? ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात वह प्रतिरोध जिसमें ओम का नियम क्या है, पालन करता है, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। और वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। तो ओम के नियम में हमने देखा था कि विभवांतर V और I के मध्य ग्राफ खींचने पर क्या है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पे बताया गया है यह परिपथ केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है। इस परिपथ में V और I के मध्य विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचा गया है, जिससे क्या है, सरल रेखा प्राप्त होती है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रकार से क्या है, ओमीय प्रतिरोध है। और अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं? अनओमीय प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता तथा वे विद्युत परिपथ में जिस प्रतिरोध में ओम के नियम की पालना नहीं होती उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं तथा वे विद्युत परिपथ में अनओमीय प्रतिरोध होते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। अनओमीय प्रतिरोध में यदि विभवांतर में अल्प परिवर्तन डेल V करने पर उसमें बहने वाली धारा में डेल I हो जाए तो डेल V अपॉन डेल I उस परिपथ का गतिक प्रतिरोध डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अनओमीय प्रतिरोध में V और I के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती, जो क्या है, अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। यहाँ देखिए, विद्युत अपघट्य संधि, डायोड, ट्रांजिस्टर, तपानिक बल्ब युक्त परिपथ आदि क्या है, अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण होते हैं। यहाँ पे क्या है, V और I के मध्य ग्राफ खींचे तो सरल रेखा प्राप्त ना हो कि ये क्या है, एक कर्व के रूप में प्राप्त होता है। ये क्या है, अनओमीय प्रतिरोध का के अनओमीय परिपथ में क्या है, विभवांतर और धारा के मध्य क्या है, ग्राफ है। अब देखेंगे हम लोग अतिचालकता। अतिचालकता होती क्या है, ये सब क्या है, ये बेसिक्स है। अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, ये सब भी ये थ्योरी है। तो अतिचालकता क्या होता है, एक नियत ताप पर कुछ धातुओं व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है तथा वे पूर्णतः चालक हो जाते हैं। क्या कहा गया है, एक नियत ताप पर कुछ धातुओं व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या है, एकदम समाप्त हो। प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, एकदम लो हो जाती है और वो सब पूर्णतः चालक हो जाते हैं। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं तथा ये पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं। सुपरकंडक्टर वह ताप जिस पर क्या है, पदार्थ क्या है, अतिचालकता के रूप में रूपांतरित हो जाता है, उस ताप को कहते हैं क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, तथा इसे TC से व्यक्त करते हैं। केमर्लिंग-ओन्स ने अतिचालकता की खोज की थी। एक वैज्ञानिक है नीदरलैंड के केमर्लिंग-ओन्स, जिसने क्या है, सन 1911 में क्या है, अतिचालकता की खोज की थी। उन्होंने पाया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता क्या है, ताप के परिवर्तन के साथ असामान्य रूप से परिवर्तित होती जाती है। इन पदार्थों के ताप को कम करने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती जाती है और एक विशेष ताप पर एकाएक प्रतिरोधकता क्या है, शून्य हो जाती है, अर्थात वैद्युत चालकता क्या है, अनंत हो जाती है। प्रतिरोध का मान शून्य हो गया, अर्थात उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होता जाता है, अर्थात एकाएक बढ़ जाता है। तो इन पदार्थों को इस घटना को क्या है, अतिचालकता कहते हैं तथा यह घटना जिस पदार्थों में होती है उस पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। यह घटना अत्यंत निम्न ताप, लो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, 0.1 केल्विन से 10 केल्विन पर ही देखने में आता है। ठीक, तो प्रयोग द्वारा पाया गया कि 4.1
153 केल्विन ताप पर पारा धातु की प्रतिरोधकता पारा धातु अतिचालक की तरह व्यवहार करता है। 3.72 केल्विन ताप पर धात्विक टिन की प्रतिरोधकता तथा 9.2 केल्विन ताप पर नियोबियम Nb की प्रतिरोधकता तथा 2.19 केल्विन ताप पर द्रव हीलियम की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और इस प्रकार ये क्या है, अतिचालक का व्यवहार करते हैं। अब इसका कारण क्या है, तो कारण देखते हैं। तो देखिए ये डिस्कवरी अभी अभी हुई है। इसका कारण क्या है, अभी वैज्ञानिकों को स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। अतिचालकता का सही कारण वैज्ञानिकों को अभी तक ज्ञात नहीं है। क्या कारण है कि विशेष परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक पदार्थ में बिना टक्कर के गति करने लगते हैं, है ना। ऐसा अनुमान है कि अतिचालकता की स्थिति में इलेक्ट्रॉनों में एक क्षीण आकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण ये युग्मों का निर्माण करते हैं। जो क्वांटम फिजिक्स मतलब जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है ना, उसे हम लोग कॉलेज में पढ़ेंगे 3rd सेम में। के आधार पर यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि यदि पदार्थ के ताप को पर्याप्त कम रख दिया जाए तो युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, बिना टक्कर की गति करते हैं। ठीक, ये क्या है, अतिचालकता का जो व्यवहार है इसे क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम फिजिक्स में क्या है बताया गया है। ठीक है, अब इसका उपयोग देखते हैं। अतिचालकता का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो तीव्र विद्युत चुंबकों के निर्माण में अतिचालकों का उपयोग किया जाता है। तीव्र विद्युत चुंबक क्या है, वह चुंबक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह करने पर वह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, वो क्या होता है, विद्युत चुंबक कहलाता है। तो तीव्र विद्युत चुंबकों के निर्माण के लिए अतिचालकता का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, कण भौतिकी तथा द्रव्य विज्ञान, है ना। कण भौतिकी तथा द्रव्य विज्ञान के अनुसंधान में अतिचालकता का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा क्या है, अत्यधिक सुग्राही कंप्यूटर के निर्माण में इसका प्रतिरोध किया जाता है। अत्यधिक सुग्राही मतलब वह क्या है, एक मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट हो और छोटे छोटे डिस्टर्बेंस को वो क्या है, एक्यूरेट बता सके। और अतिचालकता का उपयोग विद्युत शक्ति संप्रेषण में किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार हमने क्या है, अतिचालकता के बारे में जाना कि कुछ पदार्थ अतिचालकता क्या है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अत्यंत कम ताप पर जिनकी प्रतिरोधकता का मान एकाएक 0 हो जाता है, अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा यह गुण अतिचालकता कहलाती है। नीदरलैंड के केमर-लिंग-ओन्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 में इसकी खोज की थी। अब हम लोग देखने वाले हैं किरचॉफ के नियम के बारे में, क्या होता है। ये क्या है, बहुत आईएमपी टॉपिक है। ठीक, इससे क्या है, हमारे बहुत सारे आंकिक प्रश्न सॉल्व होते हैं और यह मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पे क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है किरचॉफ के नियम का। और इसका क्या है, आगे भी प्रयोग किया जाता है। जब आप कॉलेज करने जाएंगे या आगे पढ़ेंगे तो यह नियम क्या है, बेसिक्स थ्योरी सॉल्व करने में बहुत काम आता है। तो देखते हैं कि विद्युत परिपथ में कभी कभी कई प्रतिरोध व सेल बहुत जटिल रूप में आपस में जुड़े हुए होते हैं। श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन के लिए ओम का नियम सभी धाराओं एवं विभवांतर के परिपथ में हमेशा पर्याप्त नहीं होता है। अतः जटिल विद्युत परिपथ को हल करने के लिए सन 1842 में किरचॉफ ने 2 नियमों का प्रतिपादन किया है, जो ओम के नियम का ही विस्तृत रूप है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, जटिल विद्युत परिपथ को सरल करने के लिए किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने सन 1842 में 2 नियम प्रतिपादित किए, जिसे किरचॉफ का नियम कहा जाता है। तो इस किरचॉफ के पहले नियम अनुसार
किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या कहा गया है? किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ देखिए, विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है ना, ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ये और कुछ। इसमें बहने वाली धारा का मान कितना है? I1 है, जो इस दिशा में जा रही। मैं इसमें बहने वाली धारा I1 जिसकी दिशा ये क्या है? बिंदु A है, ठीक। और इसमें जो बह रहा है प्रतिरोध धारा वो है I2, इसकी दिशा क्या है? ये भी बिंदु A की तरफ आ रही है। और यहाँ बिंदु A से क्या है? एक धारा I3 क्या है? बाहर निकल रही है। ये धारा भी क्या है? I4 बाहर निकल रहा है। I5 जो धारा है वो बिंदु की तरफ जा रही है। और I6 जो धारा है वो भी क्या है? बिंदु की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार अब इस पूरे परिपथ में क्या है? विद्युत धारा का कुल योग कितना है, इसे हम लोग को निकालना है ना। तो किरचॉफ ने बताया कि क्या है? किसी परिपथ के किसी भी संधि पर, ये ए क्या है? एक संधि है। संधि अर्थात जहाँ कई विद्युत धारा आपस में आकर मिलते हैं वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो ये ए बिंदु क्या है? संधि है। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग का मान शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I इज इक्वल टू 0। बीजगणितीय योग अर्थात चिन्ह के साथ, है ना, चिन्ह के साथ उसका बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। ये क्या है? किरचॉफ का पहला नियम कहलाता है। तो इस नियम अनुसार संधि की ओर आने वाली धारा क्या है? धनात्मक में, तथा संधि से दूर जाने वाली जो धारा है, जैसे यहाँ पे I4 है, वो संधि से क्या है? संधि से दूर जा रही है। तो इस धारा को क्या है? हम लोग ऋणात्मक में लेते हैं। क्या कहा गया है? इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धारा का मान धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली जो धारा है उसका मान ऋणात्मक लिया जाता है। तो इस चित्र में देखिए, हम लोग गणना करें धारा का, तो ये क्या हो जाएगा? I1 धारा देखिए, I1 संधि की ओर आ रहा है तो ये क्या है? धनात्मक होगा। और I2 क्या है? संधि की ओर आ रहा है तो ये भी क्या होगा? धनात्मक होगा I2। I3 क्या है? संधि से दूर जा रहा है तो ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ये हो जाएगा I3। I4 भी क्या है? संधि से दूर जा रहा है तो ये होगा I4। I5 क्या है? संधि की तरफ आ रहा है तो ये होगा प्लस I5। और I6 भी क्या है? संधि की ओर जा रहा है तो ये भी होगा प्लस I6 बराबर 0। तो इस प्रकार से किरचॉफ के नियम से क्या है? इस परिपथ में कुल प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकाला जा सकता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? धन चिन्ह वाले को इधर रखते हैं और माइनस चिन्ह वाले को 0 बराबर के उस पार क्या है? पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा I1 धन I2 धन I5 धन I6 इज इक्वल टू, ये धन ऋण चिन्ह है वह बराबर के इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा? धन चिन्ह हो जाएगा, I3 प्लस I4। तो इस प्रकार ये क्या है? किरचॉफ का नियम क्या है? प्रतिपादित हो गया। समझ में आया है? समझ में आप सभी को आ गया होगा। बहुत सिंपल है। ये क्या है? किरचॉफ का पहला नियम है। अब हम लोग देखते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम को। अब हम लोग देखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में।
तो द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या कहा गया है कि किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में, है ना, बंद जाल मतलब जो विद्युत परिपथ बना है वह क्या है, बंद है ना, उसका सिरा क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात वह एक लूप बना रहा है ना। बंद जाल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध अर्थात उस जाल में उपस्थित प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल माने विद्युत वाहक बलों का से मतलब यहाँ पे बैटरियों में क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो लगा होता है, बैटरी जो लगा होता है उसमें एक चार्ज होगा, नियत बल होगा, है ना। तो उन बलों के क्या है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पे आप चित्र देखिए, ये क्या है, एक बंद जाल है, ठीक। ये A B C D ये एक जाल हो गया और D E F C ये क्या हो गया, एक जाल हो गया, ठीक। तो क्या है, इनमें क्या है, जो बहने वाली धारा I और संगत प्रतिरोध R1 के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस जाल में क्या है, इस जाल के कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे हम लोग देखते हैं चित्रों के द्वारा। चित्र में देखिए A B C D E F एक परिपथ है ना, जिसमें A B C D A तथा D C F E D दो अलग अलग क्या है, लूप है। ये क्या है, ये प्राथमिक लूप है, इसे कहेंगे हम लोग प्राथमिक लूप, और इसे कहेंगे हम लोग द्वितीयक लूप, ठीक। R1 R2 R3 क्या है, तीन अलग अलग प्रतिरोध है। E1 E2 E3 क्या है, अलग अलग बैटरियों के क्या है, विद्युत वाहक बल है। I1 और I2 क्या है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जिसकी दिशा क्या है, तीर के दिशा में जिसकी दिशा को बताया गया है। यहाँ पे क्या है, I1 दोनों ये धारा क्या है, इस दिशा में बह रही है, I2 भी धारा क्या है, इस दिशा में बह रही, तो इसमें बहने वाली धारा I1 प्लस I2, ठीक। तो हम लोग पहले लूप में लेते हैं, फर्स्ट लूप में देखते हैं। फर्स्ट लूप कौन सा है, A B C D A B C D A। तो A B C D A में देखिए, A B C D E में देखिए, जो बहने वाली धारा है I1 सूत्र के अनुसार, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R1 के, है ना, गुणनफल, ठीक, गुणनफल। तो हम लोग देखते हैं हम लोग का इधर से जा रहे हैं, तो यह धारा क्या है, इधर धनात्मक है, तो ये हम लोग धनात्मक लिखें। अब यहाँ आए तो ये क्या है, ये प्रतिरोध क्या है, ये बहने वाली I2 का जो मान है वो क्या है, ऋणात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण I2। और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R2, ये हो जाएगा R2 बराबर, ये हो जाएगा, इसमें कितना है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल के, तो E1 प्लस E2। चूँकि ये वाला सिरा क्या है, धन है, और ये वाला सिरा धन है, तो हम लोग ऐसे आएंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया ये क्या हो गया। बंद लूप A B C D A में हम लोग देखें तो इसमें बहने वाली धारा क्या है, I1, इसके संगत प्रतिरोध R2, I1 इसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे तो ये देखते हैं I2 जो जिसकी दिशा क्या है, विपरीत है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, माइनस साइन लगाए हैं, और I2 और इसके संगत प्रतिरोध R2
का गुणनफल यहाँ पे बराबर, इसमें कुल विद्युत वाहक बल कितना है E1 माइनस E2। दो विद्युत वाहक बल है E1 और E2। तो इस प्रकार इस बंद लूप का क्या है, हमने बंद लूप प्रथम लूप का क्या है हमने गणना कर लिया। इसी प्रकार दूसरा लूप क्या है, सेकेंड लूप कौन सा है हमारा DCFED। ठीक है, सेकेंड लूप है हमारा DCFE और D। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है वो कौन सा है, I1 प्लस I2। ये दोनों क्या है आपस में मिल गए हैं, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वह क्या है I1 प्लस I2। और देखिए यहाँ पे क्या है I2 पहले से प्रवाहित हो रहा है, तो ये हो जाएगा I2 और इसके संगत प्रतिरोध कितना है R2 प्लस, ये देखिए इसकी दिशा ऐसे हम लोग आते हैं तो इसकी दिशा क्या है इस डायरेक्शन में है, तो ये धनात्मक होगा I1 प्लस I2। कोष्टक में इसके संगत प्रतिरोध R3 बराबर, इसमें विद्युत वाहक बल कितना है, इसका विद्युत वाहक बल ये डायग्राम में मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल नहीं है। ठीक, चित्र में यहाँ पे विद्युत वाहक बल नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा E2 ही रहेगा। और अगर आप देख लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग विद्युत वाहक बल रख भी देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन जनरल हम लोग यहाँ पे अगर विद्युत वाहक बल E3 को अगर हम लोग E3 को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा E2 माइनस E3 हो जाएगा। जो यहाँ पे E3 को हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बुक में E3 को नहीं दिया गया है। ठीक, केवल E1 और E2 दिया गया है। आप देखिए बुक में क्या है E3 नहीं दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग देखते हैं बंद लूप ABCDA में यहाँ पे निकाला गया है I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 प्लस E2। और द्वितीय लूप CDEFA है ना, CDEF और C में I2 R2 प्लस ब्रैकेट I1 प्लस I2 ब्रैकेट क्लोज R3 इज इक्वल टू E2 है। इस प्रकार क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान क्या है, समीकरण 1 और 2 में मान रख के I1 और I2 का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो यह नियम क्या है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। क्योंकि इसमें बल जो क्या बल है वह क्या है एक संरक्षी बल है। अगर इसमें केवल यह क्या है बंद परिपथ के लिए ही पर एप्लीकेबल है। किरचॉफ का नियम किस पे आधारित है, केवल बंद परिपथों के लिए यहाँ पे बताया गया है। शुरू में क्या है किसी बंद परिपथ में, यहाँ शुरू में ही बता दिया है किसी बंद परिपथ में, है ना। तो यह नियम क्या है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, जो केवल बंद परिपथ के लिए ही सत्य है। चूँकि स्थूल बल एक संरक्षी बल होता है, स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है, जिसके बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया था क्लास में। संरक्षी बल क्या होता है, जिसमें वर्क डन क्या होता है शून्य होता है ना। तो संरक्षी बल होता है, अतः बंद लूप में किया गया कार्य शून्य होता है। तो इस प्रकार से किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है, तथा किरचॉफ का पहला नियम क्या है आवेश संरक्षण को पुष्ट करता है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण को पुष्ट करता है। पहला नियम का क्या था, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस प्रकार संधि से आने वाली धारा का मान क्या है धनात्मक, तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का
मान क्या होता है, ऋणात्मक में लेते थे, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। तो इस प्रकार संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है, जो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है ना। तो इस प्रकार ये क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, प्रथम नियम क्या है, आवेश संरक्षण की पुष्टि करता है, तथा द्वितीय नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण की नियम की पुष्टि करता है। इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।